फिर ये नहीं समझ आएगा। तो चलें रूज, आप बताएं क्या नहीं समझ आया, ताकि आपको पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला, आपको अगला लेक्चर बिल्कुल नहीं समझ आना। ये मैंने तो यही स्क्रीन, एग्जाम्पल पर। हाँ ये एक स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर। हाँ, तो बेटा ये एक पार्ट तो हमने इसका कर लिया था अरूज, यस ऐसा ही सर। है? हाँ। जी। तो बेटा इसमें क्या था कि हमने इसमें जो पहला पार्ट ये था कि इसमें कहा गया था कि इफ द आउटपुट इज ए, ये देखिए ना, इफ द चैनल आउटपुट इज ए, व्हाट इज द बेस्ट डिसीजन ऑन चैनल इनपुट दैट मिनिमाइजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ, वो कहता है कि क्या बेस्ट डिसीजन होगा कि आपने जीरो रिसीव किया या वन रिसीव किया, जो कि एरर को मिनिमाइज कर दे। ठीक है, एरर कब मिनिमाइज होगा बेटा? जब ऑब्वियसली आप करेक्ट डिसीजन करेंगे। यानी कि आपने जीरो भेजा था और आप जीरो ही रिसीव कर रहे हो, वन भेजा था वन ही रिसीव कर रहे हो, जीरो भेजा था वन रिसीव करोगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम एरर से मतलब कि हमने करेक्ट करना है। ठीक है, तो हम अब एक चीज फिक्स हो गई है बेटा इस क्वेश्चन में कि इफ द चैनल आउटपुट इज ए, ठीक हो गया, चैनल आउटपुट इज ए, तो इनपुट सब क्या हो सकती हैं बेटा? या जीरो हो सकती हैं या वन हो सकती है, ऐसा ही है ना? यस सर। तो बेटा हमने दोनों निकाल दी हैं। देखिए हमने फिर दो दो प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। एक प्रोबेबिलिटी निकाल, देखिए एक चीज तो कंफर्म हो गई कि आर इज इक्वल टू ए, ये तो गिवन डेट हो गया ना, ये यस सर। बात समझ आ? हाँ, तो अब ये बेटा समझ गए। प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली है कि टी जीरो सेंड किया था या टी वन सेंड किया था? सही है सर। समझ आ गई बेटा? फिर ये जो यस। दोनों हैं, ये दोनों जो हैं ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज हैं। ठीक है, तो हमने इस पे बेटा यस। मैप रूल लगा दिया। मैप रूल कहता है कि मैक्सिमम ढूंढो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को। तो हमने ये दो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी दोनों को मैप रूल, इस रूल के अंदर डाल दिया। अब हमने क्या करना है बेटा कि पहले ये निकालना है, ठीक है, फिर ये दूसरा निकालना है, और इन दोनों में मैक्सिमम को ढूंढना है जिसकी हाईएस्ट वैल्यू हो। ठीक है, सही अब है। ये कैसे निकालें ये वाला पार्ट? ये कैसे निकालें? ये हम बेस थ्योरम से निकाल सकते हैं क्योंकि पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है ना। तो बेस थ्योरम हमें क्या कहता है यस। कि दिस थिंग इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए, ऐसे ही है। मगर हमने यहां पे डिवाइड यस नहीं सर। किया, वो मैंने रीजन बता रही थी कि हम क्यों नहीं कर रहे। ऐसे ही है ना? यस सर, समझ आ गई। तो बेटा बस बात खत्म। फिर आपने दोबारा अब t इज इक्वल टू वन के लिए निकाला, वन के लिए निकालने। ठीक है सर। दोनों की प्रोबेबिलिटीज में मैक्सिमम को देखा, तो पता लगा कि t इज इक्वल टू वन के लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थी। तो आपने यस। डिसीजन कर लिया कि a पे आपने वन सेंड किया था। समझ आ गई सर। परफेक्ट जी। यस सर, थैंक यू सर। चलें, थैंक यू। और किसी और बच्चे का कोई सवाल या इसी लेक्चर में से, वो ताकि पूछ ले। उसकी रीजन ये है कि अगला लेक्चर इसी पे डिपेंड कर रहा है कोई सवाल? या स्टार्ट करूं नया लेक्चर? स्टार्ट करूं जी, इजाजत है आप लोगों की? जी सर, करिए स्टार्ट। चलो, ये रिकॉर्डिंग लगाई भी है ना किसी बच्चे ने? जी सर, स्टार्ट कर दिए। ग्रेट ग्रेट। तो बेटा आज आप जो हमारा लेक्चर है ना, प्लीज आप सब लोग की मुझे तवज्जो बहुत दरकार होगी, सोना नहीं है। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो प्लीज़ आपने सवाल भी करने हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, ये बहुत सर, ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है बेस थ्योरम की, बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है प्रोबेबिलिटी की इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो इसलिए मैं आपकी तवज्जो दरकार होगी। अब बेटा आज जो हम प्रोबेबिलिटी की एक दूसरी एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, या बेस थ्योरम की एक और एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमने बेस थ्योरम को यूज किया डिटेक्शन के लिए, हमने बेस थ्योरम को यूज किया डिसीजन मेकिंग के लिए, ऐसे ही है ना। और हमने उसके लिए दो रूल्स पढ़े, हमने एक मैप रूल पढ़ा और एक हमने एमएल रूल पढ़ा। ठीक है, अब बेटा उसकी जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि आपकी यूज होती है बाकायदा, इवन आपकी जो आपके आजकल मोबाइल फोन्स हैं उसमें भी क्लासिफिकेशन का एक प्रोसीजर हो रहा होता है।
बेटा बेस थ्योरम यूज होता है क्लासिफिकेशन के लिए भी, ठीक है। क्लासिफिकेशन के लिए जो बेस थ्योरम में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की गई है, इसलिए इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसको बेटा नाम दे दिया गया है नेव बेस क्लासिफायर का, नेव बेस क्लासिफायर का, ठीक है वही बेस थ्योरम, मगर उस बेस थ्योरम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है, इसलिए इसका बेटा अब नाम जो इसको दिया गया है नेव बेस क्लासिफायर का दिया गया। पहला सवाल ये है कि भाई क्लासिफिकेशन क्या होती है, आप लोगों को पता है क्लासिफिकेशन क्या होती है? What is classification in engineering? हाँ, क्लासिफिकेशन सर जी चीजों को तरतीब देना होता है ना बहुत बेहतरीन, शाबाश, चीजों को तरतीब देना, क्लासिफाई करना, चीजों को डिफरेंशिएट करना, ठीक है। अब आपकी क्लास है तो आपकी क्लास में मेल एंड फीमेल दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं मेल को एक साइड पे कर दूं, फीमेल को अगली साइड पे कर दूं, तो ये उसने जेंडर क्लासिफिकेशन कर दी, ठीक है ना, समझ आ रही है आपको? तो क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ बेसिस पे हो सकती है, जेंडर हो सकती है, कोई और क्लासिफिकेशन हो सकती है कि भाई ये बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, ये बच्चा स्टडीज में अच्छा है, तो उनकी क्लासिफिकेशन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्टडीज। क्लासिफिकेशन ये हो सकती है कि एनिमल्स को डिफरेंशिएट करना कि बिल्ली कौन सा है, कुत्ता कौन सा है, तो वो आपका एक जो क्लासिफायर होगा वो आपको बता देगा कि दिस इज कैट, दिस इज डॉग। अब वो क्लासिफिकेशन कैसे करेगा बेटा, वो उनमें कुछ जी क्या हुआ यार, आवाजें आ रही हैं, क्या हुआ? प्लीज ये म्यूट कर दो, माइक है आई गेस। मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? जी सर। यस यस सर। सर आ रही है अच्छा, ये बस एक कोई Yes, बोल sir. पड़ा तो मैं इंटरप्ट हो गया यार। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था? एक तो मेरा टेम्पो टूट जाता है। क्लासिफिकेशन के बारे में आप क्लासिफिकेशन। बात हाँ, सर आप तो मैं कह रहा था क्लासिफिकेशन के कि बारे में बात कर रहे थे। क्लासिफिकेशन बेटा हो जाती है। क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं? क्लासिफिकेशन हम ऐसे करते हैं कि हम उस जिस चीज की हमने क्लासिफिकेशन करनी होती है, हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को रीड करते हैं, ठीक है। हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को रीड करते हैं, ठीक है। अब अगर हमने जेंडर मिक्सिंग करना है तो हम उससे सबसे पहली चीज क्या लगा देंगे कि भाई उसका बाल देखो कि उसके बाल बड़े हैं, उसके बाल छोटे हैं, क्या उसकी मूछें हैं, उसकी मूछें नहीं हैं, ठीक है, उसकी दाढ़ी है, उसकी दाढ़ी नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये बेटा हमारी हेल्प करती है इन क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये चीजें वो रीड करता है जो आपका एल्गोरिथम होगा, ठीक है, और इस बेसिस पे वो क्या कर देगा, क्लासिफिकेशन कर देगा। आजकल जो बेटा स्मार्टफोन आए हुए हैं जिसमें वो हर एक वो नया शोशा छोड़ दिया उन्होंने कि एआई बेस्ड कैमरास, ऐसे ही है ना। ये ओप्पो के और जो जिनके कैमरे अच्छे हैं ये लोग बड़ा एआई कैमरा कर रहे हैं। तो एआई कैमरा क्या है बेटा, वो क्लासिफिकेशन भी कर रहा होता है। अगर आप सेल्फी ले रहे होंगे ना, अपनी तरफ कैमरा पकड़ोगे तो वो आपको क्या बताता है, वो आपको जेंडर बता देता है। अगर आप लोगों ने नोट किया हो, किसी के पास मोबाइल हो, ये आपको बता देते हैं कि आप मेल हो या फीमेल हो, तो उसके अंदर क्या चल रहा होता है बेटा, उसके अंदर यही क्लासिफायर चल रहा होता है, क्लासिफिकेशन हो रही होती है, ठीक है। तो अगेन दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ नेव बेस थ्योरम, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की बेटा बहुत ज्यादा यूज है, एप्लीकेशन है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसकी एप्लीकेशन हर जगह पे है, ठीक है। तो बेस थ्योरम का ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, स्पेशली फॉर दी स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, क्योंकि ये काम ही है हमारा, है ना, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का ही काम है कि हम क्लासिफाई करके देखें। हमने अगर अब डॉक्टर तसद्दुक ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, बहुत मजे का था कि वो क्लासिफाई कर लेते थे कि बच्चों ने सही यूनिफॉर्म पहना है कि नहीं, ठीक है। तो उन्होंने प्रपोज किया कि अगर आप यूनिवर्सिटी के गेट पे एक कैमरा लगा दो, ठीक है, तो एक तो बच्चे की शक्ल को क्लासिफाई कर लेगा कि ये बच्चा इसका सीएमएस है। दूसरा ये वो उसका यूनिफॉर्म भी रीड कर लेगा कि भाई उसने कौन सी चीज नहीं पहनी हुई, जूते अगर ब्राउन पहने हुए हैं तो वो उसको पकड़ लेगा, इस तरह करके। तो ये देखें उन्होंने एक रियल टाइम एप्लीकेशन बनाई थी जो कि बाकायदा हमारी यूनिवर्सिटी में लगी हुई थी कुछ अर्सा, बहुत मजे का प्रोजेक्ट था। तो दैट वाज अगेन द एप्लीकेशन ऑफ नेव बेस्ड थ्योरम, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो नेव बेस्ड क्लासिफायर जाने से पहले बेटा मुझे एक चीज आपको समझानी है, ठीक है, प्लीज आपकी तवज्जो दरकार है कि लास्ट टाइम हमने जब मैं आपको बेस थ्योरम पढ़ा रहा था, ठीक है, तो उस एक डब्बा था, डब्बे में बहुत ज्यादा वो थे, अगर आप लोगों को याद हो इवेंट्स हो गए थे, B1 B2 B3, याद है? यस सर।
याद है ना बेटा? यस यार अब ये जो हमारा A1 और B हाँ वो तो पिक्चर पता नहीं कहीं मिलेगी या नहीं, मगर चलो कोशिश करता हूँ आपको ये लाइन नजर आ जाए। ये इसका कलर इस तरह की बेटा लाइनें लगी थी, आपको याद होगा A1 और B2 कर दिया था उन्होंने, ऐसा ही है ना? इस तरह का एक सैंपल स्पेस को डिवाइड कर दिया था, अगर आप लोगों को याद हो। जी सर याद है सर। याद है? उसके ऊपर बेटा हमने एक सर्कल लगा दिया था यूं करके, 1 मिनट। वो सर्कल क्या था? ए था वो, याद है? हैं? यस सर। और ए हमने बोला भाई कि वो ऐसा इवेंट है जो कि बाद में होता है, जो कि ऑब्जर्वेशन है, और उस ए की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली यूजिंग दी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ऐसे ही है, जो ए इवेंट था बेटा वो बाद में हो रहा था, ठीक है? तो हमने यूजिंग द लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटीज हमने उस ए की प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी। अब अगर मैं कहूं, अब अगर मैं आपसे फरमाइश करूं या हमसे कोई और तीसरा चौथा फरमाइश कर दें कि अगर ए भी एक से ज्यादा हो जाएं, A1 A2 A3 हो जाएं, तो फिर क्या करोगे भाई? फिर बेस थ्योरम कैसे लगाओगे? आर यू पीपल फॉलोइंग मी? यस सर। You people are following me, that's great। बेस थ्योरम कहीं लिखा हुआ है? ये नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर आ मैंने रहा है। स्लाइड चेंज कर दी है। या तो इसमें देखें बेटा, इसमें ए जो था वो एक ही था ना, बी वेरी कर रहे थे, तो बी को हमने बी आर कह दिया, B1 B2 B3 है ना, वेरी कर रहे थे। अब अगर हम कहें कि भाई ए भी ए नहीं रहा, एक नहीं रहा, 4 5 हो गए, तो ये भी क्या हो जाएगा? ए आर हो जाएगा ना, या ए आई? यस सर। तो आप मुझे बताएं कि फिर भाई इस थ्योरम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब तो इसमें ए भी वेरिएबल बन गया, क्या कहते हो? क्या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाना इस बेस थ्योरम ने? हाँ, यस हो जाएगा। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सर ए जाएगा पर ना तो फिर समीशन आ जाएगा ना। बेटा। पहले A1 के लिए निकालोगे एक B1 के साथ, फिर A1 के लिए A1 के निकालोगे B2 के साथ, फिर A1 के लिए निकालोगे B3 के साथ, फिर A1 के लिए निकालोगे B4 के साथ। बात खत्म। मगर बात खत्म नहीं होगी, फिर A2 के लिए निकालोगे B1 के साथ, A2 के लिए निकालोगे B2 के साथ, A3 के निकालोगे B3 के साथ, A4 के लिए निकालोगे B। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। हर एक A को हर एक B के साथ। तो देखिए आपका काम सर ये उतने तो गुना ज्यादा बहुत हो गया, मुश्किल हो जाएगी। बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा, ठीक है बेटा? बहुत तो ज्यादा। जी सर। इसी चीज का बेटा सोल्यूशन जो है ना, इसी चीज का जो हमारे पास सोल्यूशन है ना, ठीक है, ये है हमारे पास नेव बेस थ्योरम। ठीक है बेटा? सही। जी अब सही। भाई कहानी समझ के नेव बेस थ्योरम की हमें नेव बेस की जरूरत क्या पड़ रही है, और हमने बेस थ्योरम में क्या मॉडिफिकेशन की तो वो नेव बन गया। ये चीज है बेटा। जब आपके पास ए ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ज्यादा हो जाएं, कुछ मामलात ऐसे आ जाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जहां पे एक ऑब्जर्वेशन से गुजारा नहीं होता, आपके पास मल्टीपल ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं, तो वहां पे बेस थ्योरम फेल हो जाता है, वहां पे बेस थ्योरम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वहां पे बेस थ्योरम फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। वहां पे फिर जो चीज हमारी हेल्प करती है बेटा, दैट इज द नेव बेस थ्योरम। ऑब्जर्वेशन कुछ मामलात में बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। किन मामलात में? फॉर एग्जाम्पल, अब अगर एक डॉक्टर ने डायग्नोसिस करनी है, ठीक है, या हमने कोई ऐसी ऐप बनानी है कि हम उसको अपनी डिजीजेस बताएं, वो हमें आगे से डिसीजन करके बता दे कि भाई तुमको ये बीमारी है, ठीक है बेटा, तो उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ जाती हैं। समझ रहे हो? एक बीमारी को डायग्नोस करने के लिए क्या डॉक्टर आपसे कितने सवाल करता है? कोई एक सवाल करता है? वो बीमारी हो गई है, बीमार हो गए हो, अब डॉक्टर ने सवाल करने हैं, तो वो जो सवाल उसने करने हैं वो क्या है? उसकी ऑब्जर्वेशन है ना, और उस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे उसने एक डिसीजन मेकिंग करनी है। तो वो बेटा मसला ये है कि वो ऑब्जर्वेशन एक नहीं करता ना, वो 100 ऑब्जर्वेशन करता है। वो कहता है जाओ ब्लड सीपी कराओ, चेस्ट एक्सरे भी कराओ,
और पता नहीं यूरिन का टेस्ट भी करा दो, कोई और भी करा दो, तो 5 तो टेस्ट लिख देता है। अब समझ आई बेटा? तो जब नंबर ऑफ यस सर, ऑब्जर्वेशन ज्यादा हो वो जाएं, सारे और ये नेगेटिव सारी आते की हैं। सारी ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसमें से किसी ऑब्जर्वेशन को इग्नोर भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो उस केस में फिर हमारे पास सोल्यूशन उसका आ जाता है बेटा नेव बेस्ड क्लासीफायर का, ठीक है? अब मैं ऑफिशियली आ गया हूं नेव बेस्ड क्लासीफायर। अब ये देखें बेटा, ये वही बात इसने लिखी हुई नेव क्लासीफायर ने, बिफोर इससे आने से पहले, इसलिए मैंने आपको कहानी समझा दी थी। यहां पे देखें बेस क्लासिफिकेशन में लिखा हुआ है कि बेस, अगर बेस उसको क्लासिफाई करना, बेस थ्योरम को अगर हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज करें, तो अगर ये देखें इसमें डी को हमने वेरिएबल कर दिया है, ठीक है? अगर डी भी वेरिएबल हो जाए तो फिर क्या होगा? डिफिकल्टी आ जाएगी। लर्निंग दी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इज इनफिजिबल, इट इज इम्पॉसिबल, ये फिजिबल ही नहीं है, ये काम हो ही नहीं सकता, जो चीज मैंने आपको समझा दी गई है। इसकी जगह, इसमें ए और बी की जगह एच डी लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? नो सर, बस जस्ट वेरिएबल वेरिएबल चेंज किए हैं चेंज। सर, कोई मसला नहीं। हाँ, तो प्रॉब्लम समझ आ गई बेटा? तो ये कहते हैं फिजिबल ही नहीं है, बेस थ्योरम को क्लासिफिकेशन के लिए यूज करना फिजिबल ही नहीं है, यहाँ डिफिकल्टी क्लियर कट लिख दिया है स्लाइड में, ठीक है? तो उसको सोल्यूशन क्या है बेटा? नेव बेस क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है बेटा? इसमें एक हमने अजम्पशन करनी होती है, उस अजम्पशन पे हमने इस थ्योरम को चेंज कर दिया। क्या अजम्पशन करनी होती है? ये देखिए, अज्यूम दैट ऑल इनपुट फीचर्स आर क्लास कंडीशनल इंडिपेंडेंट। इसमें हम एक अजम्पशन करते हैं, और इस अजम्पशन की बेस पे हमने बेस थ्योरम की फॉर्मूले में चेंजेस कर देते हैं। वो अजम्पशन क्या है कि भाई ये सब के सब जो इवेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। आई बात समझ? दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दोज ऑब्जर्वेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, उनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्लड सीपी का चेस्ट एक्सरे से कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वैसे ही मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। सॉरी सर सॉरी। देखा जाए, कोई मसला नहीं है सर। अगर देखा जाए तो ये जो ऊपर फार्मूला और ये नीचे हमारा जो दोनों फार्मूले थे, बेस का और ये नेवल का, अगर वहां पे तो सिर्फ एक ही हमारे पास होती थी, वो क्या कहते हैं उसको, जिसको हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन क्या हुआ कि अब बहुत ज्यादा आ गई हैं बहुत ज्यादा हो गए अजम्पशंस, तो हैं। हाँ उसको हाँ तो वो D1 D2 D3 हो गए। हाँ अब वो भी हाँ फार्मूला हाँ किसी हद तक ठीक है, लेकिन उसमें से हम निकाल नहीं सकते, इसलिए अलग अलग कर ले तो फिर ये इजीली हाँ निकाल सकते हैं। हाँ। तो भाई वो बात तुम्हारी ठीक है, मगर फिजिबल नहीं बनता ना सोल्यूशन, ठीक है? तो अब उसने फॉर्मूले में क्या चेंजेस कर दी बेटा, कि जो A1 A2 था, वो कहता है कि जो आप इस तरह करके लिखोगे ना, A1 A2 A3 सच दैट B, उसको कहता है इज इक्वल टू करके, कहता है उनकी ये अलग अलग लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटीज को बस मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ गई बात को? क्यों मल्टीप्लाई यस कर दो सर उनकी अलग अलग लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटीज को? क्योंकि उसने कह दिया है कि दे आर इंडिपेंडेंट। तो अगर कोई प्रोबेबिलिटीज में बेटा, हमने बहुत पहले ये पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, कि मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं कि भाई क्या होता है कि अगर कोई दो इवेंट हैं, ए, ठीक है, इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का साइन मुझे नहीं मिलने वाला, तो उसकी जगह ये लगा दूं, इंटरसेक्शन बी, ये किस चीज के बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा, बताएं, कोई बताएगा? प्रोडक्ट ऑफ P of A प्रोबेबिलिटी। के प्रोडक्ट का। P of G। तो भाई यही चीज इसने P यहां of पे A यूज की। plus P of B। वो कहता है कि ये जो इतना लंबा सीरीज है, ये इक्विवेलेंट है उसके इंडिविजुअल प्रोडक्ट के, उनके इंडिविजुअल प्रोडक्ट के प्रोबेबिलिटीज के, एग्जैक्टली द थिंग व्हिच वी यूज्ड हियर। इज इट क्लियर? यस सर, ले। तो बेटा, राइट। अगर बेस थ्योरम में ये देखें, ये चीज जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी होती है, ये इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है ना, ये चीज तो पता है ना? यस। तो अगर ये आपका जो भाई ए था, ठीक है, अगर ये भी वेरी कर जाए, A1 A2 हो जाए, जिसको हमने ये D1 D2 लिख दिया है, ठीक है बेटा, तो फिर इस कंडीशन में ये वाली जो चीज है, दिस वुड बी इक्विवेलेंट टू द
product of their individual probabilities. These likelihood probabilities would be equivalent to the individual product of their probabilities. क्लियर हो गया बेटा? क्या मैं आप तक अपनी बात पहुंचा पाया हूं? Yes, sir. That's perfect. किसी का कोई सवाल या आगे चलूं? सवाल या आगे चलूं? क्लियर? क्लियर है सर जी, आगे चलिए। यस गुड यार। अच्छा तो मैंने कंटिन्यू की स्पेलिंग गलत लिख दी है, चलो ये ठीक कर ले। ये थोड़ी अंग्रेजी लिखी हुई है बेटा, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The calculation of probabilities for each hypothesis are simplified to make the calculation tractable. Rather than implementing the values of attribute for this, they are assumed to be conditional and dependent given the target value and calculated as। वही बात लिखी हुई है बेटा, ठीक है, कि क्योंकि हमने उसको अज्यूम कर दिया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो हम इस चीज को रिप्लेस कर सकते हैं बस इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के मल्टीप्लिकेशन से, आसान अल्फाज में। बुक में पता नहीं बहुत ये अंग्रेजी इन्होंने झाड़ी होती है, तो चीज वही है जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। The representation of naive-Bayes theorem is probabilities. A list of probabilities is stored to the file for learned naive-Bayes model. This include word, वही बात बेटा, वही this include word वो कहता है कि जब naive-Bayes क्लासीफायर हम बनाने जाएंगे, ठीक है, तो वो कहता है हम कुछ लिस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज को स्टोर कर लेते हैं और उस स्टोर प्रोबेबिलिटीज की मदद से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। आसान अल्फाज में ये कहना चाह रहा है। वो स्टोर्ड प्रोबेबिलिटीज कौन सी होंगी? ये चीज बेटा, लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, इनटू पी ऑफ एच। तो ये कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज हो गई? एक हो गई लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी, दूसरी हो गई इनिशियल इंफॉर्मेशन प्रायर प्रोबेबिलिटीज। आप समझ आ रही बेटा? तो जो क्लासिफिकेशन के मॉडल बनते हैं, ठीक है, जो आपका ये इवन ये यानी कि जो आजकल यूज हो रहे हैं आपकी इंजीनियरिंग में क्लासिफिकेशन के मॉडल, उनको क्या देना होता है? उनको हमने स्टोर करना होता है उनकी मेमोरी में, ठीक है। उनको हमने क्या देना होता है? कुछ लिस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज देनी होती हैं ताकि उसकी मदद से वो डिसीजन करे, उसकी मदद से वो क्लासिफिकेशन करें, ठीक है। तो ये वही बात लिखी हुई, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच क्लास ट्रेनिंग डाटा सेट, इसको बेटा हम बोलते हैं ट्रेनिंग डाटा सेट, ठीक है। तो हमने उसको ट्रेनिंग डाटा सेट प्रोवाइड करना होता है, जिसको यानी कि पास्ट हिस्ट्री का डाटा प्रोवाइड करना होता है, जिसकी हेल्प से अब वो फ्यूचर का क्लासिफिकेशन करके देगा। एक जब नया टेस्ट केस आएगा तो वो उसकी डिसीजन आपको सुना देगा। क्लियर? जवानों क्लियर? Yes, sir. चलो सर क्लियर। तो एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग क्या है जी? एप्लीकेशन मैंने ऐसे पहले ही बहुत बता दी है बेटा। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये देखे ना, ये चीज मुझसे मिस हो गई। आप लोग ईमेल सारे यूज करते हो बेटा, आपके देखे ना, आपकी इनबॉक्स में कुछ ईमेल्स आ जाती हैं मगर कुछ ईमेल्स आपकी इनबॉक्स में नहीं आती। ऐसा है कि नहीं है? वो कहाँ पे चली जाती हैं? स्पैम में स्पैम में चली जाती है। अब आप मुझे बताएं, आपके उस जीमेल को या हॉटमेल को या उनको क्या पता कि भाई ये ईमेल सही नहीं है, कोई प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, कोई बग है, कोई मे बी वायरस, मे बी ठीक है, तो इसको भाई ना भेजो इनबॉक्स में, ठीक है, इसको भेजो स्पैम में। इट्स नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स फजूल थिंग। ये कौन क्लासिफाई करेगा बेटा? अगेन देखें, वहां पे भी इवन इन योर ईमेल क्लासिफिकेशन इज डन, वहां पे भी क्लासिफिकेशन होती है। तो देखें कितनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि आप रोजमर्रा आप यूज कर रहे हो मगर आपको पता नहीं है कि कैसे हो रहा है। इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अगली जो उसकी बेटा एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है मेडिकल डायग्नोसिस, ठीक है, जो कि आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है ये मेडिकल डायग्नोसिस वाला जो सीन है। क्योंकि बेटा आपको पता है कि ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्यों इतना बूम आया हुआ है? यही रीजन है ना कि ऑब्वियसली दे आर रिलेटेड टू द मेडिकल। वो जो यूज करते हैं अपनी इंजीनियरिंग को मेडिकल के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो बेटा यहाँ वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें आप क्या आजकल आपको देखें आपके मोबाइल फोन में भी इवन एप्स होती हैं, वो आपकी बीमारी डायग्नोस कर देती है। आप उसको अपने 4-5 सिम्टम्स बताते हो, वो आपको कहता है आपको ये है।
ठीक है। सो दिस इज बीइंग यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस एज वेल। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके जो रिजल्ट्स होते हैं ना, एक सर्वे हुआ था, एक 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 बहुत ही जबरदस्त का एक एप्लीकेशन बनी थी, उसके वो 95% एक्यूरेट रिजल्ट बताता था कि ये पेशेंट को ये बीमारी है कि नहीं है। अगली जो है एग्जाम्पल, वो तो मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि वो बाकायदा बेस थ्योरम के फार्मूले यूज़ होते हैं। ठीक है। आपकी एप्स में ये जो बाकायदा वेदर वाले मेट ऑफिस वाले प्रिडिक्शन करते हैं, वो बाकायदा अब हमारी प्रोबेबिलिटी के फार्मूले यूज़ करते हैं। दैट इज़ द वेदर की प्रिडिक्शन, कि कल बारिश होगी नहीं होगी कल, ये सारा। ठीक है। तो ऑब्वियसली वो तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारी। एक और जो बहुत बेटा इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि अक्सर मिस हो जाती है, दैट इज अ डिजिटल रिकग्निशन। ठीक है। ये जो जहाँ पे बेटा हम क्या करते हैं आजकल, कुछ ऐसी चीजें आ गई जहाँ पे आपने पीडीएफ फाइल अपलोड करो, अगर उस पीडीएफ फाइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है वो उसको अच्छी बना देता है। कैसे बना देता है वो बेटा? जो उसके अंदर जो आपके अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं या ये न्यूमेरिक नंबर लिखे हैं, वो उनको क्लासिफाई करता है, पहचान लेता है कि भाई तुम ये हो, और उसकी जगह वो डाल देते हैं। समझ आ गई है? तो ये डिजिट रिकग्निशन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं क्लासीफायर्स। ठीक है। तो ये किसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है। कैसे दिखेगा उसको? अगेन ये देख लें, पिक्सल्स को रीड कर लेगा, ब्लैक वर्सेस वाइट, कि इसमें तुम्हें ब्लैक कितना है, तुम्हें वाइट, वो उस लिहाज से इसको क्लासीफाई कर देगा। तो ये तो हो गई बेटा उसकी एप्लीकेशन। अब आ जाते हैं हम भाई के नेव बेस थ्योरम को यूज कैसे करें, हाउ टू यूज। ठीक है। अब हमने यूज कैसे करना है, हम उस पर आ जाते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है और अभी आप लोगों ने करनी भी है। ठीक है बेटा। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या है भाई? जरा पहला स्टेप है जी लर्निंग फेज। लर्निंग फेज के अंदर जी आपके कुछ स्टेप्स आ जाते हैं। क्या स्टेप्स हैं? पहली चीज आपको रिक्वायर होती है, ठीक है, जो भी आपसे कहेगा क्या एल्गोरिथम जरा चला के दिखाओ क्या रिजल्ट है, तो उससे आप पहली फरमाइश ये करोगे कि मुझे ट्रेनिंग सेट दो। ट्रेनिंग डाटा जरूर चाहिए हमको। ठीक है। ट्रेनिंग डाटा क्या है? पिछला डाटा, पास्ट का डाटा, वो मुझे जरूर चाहिए भाई। मुझे ट्रेनिंग दोगे तभी मैं कोई क्लासीफाई करूंगा। मैं कोई खुदा थोड़ी हूं जो कि बता दूं कि कल बारिश होगी कि नहीं। ठीक है। नेव बेस थ्योरम बेचारे को भी कुछ देना होगा, वरना वो बेचारा कहाँ से आपको ऑब्वियसली प्रिडिक्शन करके दे देगा। तो उसको क्या चाहिए? उसको ट्रेनिंग डाटा चाहिए, लाजमी देना है। ठीक है। वेदर की प्रिडिक्शन करनी है तो उसको पिछले 1 साल का या पिछले 3 महीनों की ट्रेनिंग डाटा दे दो। बीमारी की डायग्नोसिस करनी है तो उसको 100 पेशेंट्स का डाटा दे दो कि उन 100 पेशेंट्स में ये सिम्टम थे तो उसमें ये डायग्नोज हुआ। ठीक है। तो इस तरह करके आपने उसको ट्रेनिंग सेट लाजमी प्रोवाइड करना है भाई। जितना बड़ा डाटा दोगे, समझ रहे हो, जितना बड़ा डाटा दोगे उतने ही उसके रिजल्ट अच्छे होंगे। अगर आप 10 पेशेंट का रिजल्ट दे दोगे या फिर 100 का दे दोगे, तो इन दोनों में रिजल्ट्स में फर्क होगा। 100 वाले का ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन के रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे एज कंपेयर टू जिधर आपने सिर्फ पेशेंट्स का डाटा दिया है। ठीक है। तो 10 जो इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होता है ना बेटा इन एल्गोरिथम्स में, इट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ ट्रेनिंग डाटा। आपका ट्रेनिंग सेट आप बड़ा बड़ा देते हो, 10-10 लाख के सैंपल्स भी लोग देते हैं ताकि उनका जो एल्गोरिथम होता है एक्यूरेट से एक्यूरेट काम करे। ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या है जी? दूसरा स्टेप आप लोग क्या करने जाएंगे? कंप्यूट ऑल कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। ये तो लाजमी है ना भाई, कंप्यूट ऑल कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज कौन सी? ये वाली भाई, नजर आ रही है आपको? लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटीज। ये सारी की सारी आपने कंप्यूट करनी होंगी। क्लियर जी? तो पहला स्टेप हो गया ट्रेनिंग डाटा दो। दूसरा स्टेप हो गया कि भाई मुझे सारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज बना के दो। तीसरा स्टेप ये होगा कि आप एक लुकअप टेबल बना दोगे जिसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज टेबल कहते हैं, और प्रोग्रामिंग की जबान में हम उसको लुकअप टेबल कहते हैं, लट कहते हैं, LUT। आप लोगों ने ये वर्ड बहुत ज्यादा पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा होगा? आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक तो C++ में ऑब्वियसली पढ़ा होगा, और अगर कोई एम्बेडेड का कोर्स पढ़ लिए तो उधर पढ़ा होगा, या फिर यकीनन आपने डिजिटल उसमें DLD में भी पढ़ा होगा। ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हुआ बेटा? ट्रेनिंग डाटा दो। दूसरा स्टेप क्या हुआ? कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज निकालो। फिर उन कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का एक टेबल बनाना होगा हमें। ठीक है। तो आप जब मुझे एग्जाम में या कल को क्विज या कोई असाइनमेंट होगी तो बेटा आपने यही स्टेप फॉलो करने होंगे। आपने भी टेबल बना के देना होगा।
अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस्म का टेबल बनाना है, फिर आपने मुझे उसी तरह का टेबल बनाना होगा। फिर अगला स्टेप क्या होगा बेटा, दैट इज के टेस्ट केस आ जाएगा। अब सब कुछ हो चुका है, ट्रेनिंग सेट आ गया, उनकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी आ गई, टेबल भी बन गया। टेबल के बाद क्या होगा, एक नया बंदा आ जाएगा, एक नया केस आ जाएगा। अब आपने टेस्ट करना है अपने एल्गोरिथम को, आप वो केस उस दोगे उस एल्गोरिथम को, अब फिर आप देखोगे कि क्या भाई आपका एल्गोरिथम डिसाइड करता है, ठीक डिसाइड करता है या गलत डिसाइड करता है। अब बेटा कहानी समझ आ गई ए से लेके जी तक कि कैसे यूज होगा। यस सर। कोई बच्चा रिपीट कर दे प्लीज, आई वुड लव टू ये कोई बच्चा आसान अल्फाज में इस स्लाइड को। सर इसमें यह है ना कि पहले हम बहुत सा डेटा इकट्ठा करेंगे, डिफरेंट नाम के पेशेंट्स बेटा हो गए पहले नाम या बताओ, नाम बताओ, नुमान नाम बताओ। बशीर। नौमान नुमान बशीर, बशीर कैरी ऑन बेटा, शाबाश। सर जी, इसमें डिफरेंट तरह का डेटा, अगर हम वेदर कंडीशन देखना चाह रहे हैं तो फिर पिछले साल का या 2 साल का डेटा इकट्ठा करेंगे। ठीक अगर है, मैच की प्रिडिक्शन देखना चाह रहे हैं तो उन प्लेयर्स का पहले देखेंगे कि उनका क्या रिकॉर्ड जा रहा है, जिस चीज़ का भी हम वेरी गुड, देखना चाह वेरी रहे हैं गुड, ना, तो एक शाबाश रिकॉर्ड शाबाश। इकट्ठा कर लेंगे। जब वो ठीक रिकॉर्ड है, इकट्ठा कर लेंगे तो फिर हम उसका एक टेबल बना लेंगे और उसमें हाँ, उसको क्लासीफाई कर देंगे। और कंडीशनल उसके प्रॉपर्टीज बाद निकालने, जी जी, तो वो सब निकाल हाँ, कर उसके बाद हम जब न्यू टेबल बनाते हैं, प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं, हाँ, लुकअप टेबल बनाने के बाद न्यू प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं, तो उससे फिर हम उसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है। ऐसे ही, तो अगर तो वो रिजल्ट सही आया तो हम बोलेंगे कि एक्यूरेट है, और अगर ना आया तो फिर उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी। ऐसे ही। यानी कि जो न्यू केस आएगा उसको बेटा हमने नाम दे दिया टेस्ट केस का या टेस्ट फेज का, उसको हम फेंकेंगे अपने एल्गोरिथम में, अब बताएंगे भाई क्या डिसीजन है। ठीक है, तो ये नुमान बशीर ने बेटा आप सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि हम नेव बेस थ्योरम में क्या क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, या मैं या आगे चलूं? अब मैं एग्जांपल भी जाने वाला हूं। ठीक है, सर ये एक चीज क्लियर है पूछनी सर। थी कि पहले आपने जी कहा जी था जी कि जी। अगर एक डेसिमल है कोई भी लफ्ज है तो इसको भी वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि मतलब इसके कौन से पिक्सल हैं और वो उसको देख सकता है। अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं पेपर कोई सॉल्व करता हूँ कॉपी पे और उस पे हम्म, मैं कैमरा लेके उसके ऊपर फोकस करूं तो उसको चाहिए कि जो जिस तरह वर्ड में हम लिखते हैं उस तरह कर दे, इस तरह ये कर सकता है अगर इसको हम यूज कर करें इस सकते हैं अगर उसके नेवल अंदर के थ्योरम। क्लासिफायर आपने बना दिया है ऐसे जो कि अल्फाबेट्स या डिजिट्स को क्लासिफाई करता है, तो क्यों नहीं करेगा बेटा, लाजमी करेगा। कुछ मोबाइल ठीक फोन्स है। के अंदर अगर आप लोगों ने अभी नोट किया हो, जो कि लेटेस्ट आ रहे हैं, उसमें ना ये ऑप्शन होती है कि कीपैड के ऊपर आप ना ए बी सी ना क्लिक करो, आप ना ए लिख दो उंगली से, रफ सा ए लिख दो, रफ सा ए, वो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पे ए लिखा हुआ आ जाता है। ठीक होता है, ऐसे नहीं होता है? किसी के पास ऐसा फोन होता है सर जी इसी तरह ये। है? अपनी राइटिंग में ए लिखेगा, यानी कि अपनी राइटिंग में फॉर एग्जांपल जुहेब लिख रहा है, ZOHEIB, गंदा गंदा जुहेब लिख दिया, वो वहां पे स्क्रीन पे बड़ा नीट किस्म का आपको अल्फाबेट्स में जुहेब लिख के दे देगा। तो वो बेटा यही जी हो रहा होता है ना, अगर उसने जुहेब की जगह सुहेब लिख दिया तो फिर उसने एरर कर दिया। ठीक हो। समझ गया ना, फिर उसने क्लासिफिकेशन सही तरह नहीं की, उसने प्रॉब्लम कर दिया। राइट सर। ठीक है, तो बेटा ये तो एप्लीकेशन हमारे यहाँ सामने है, मगर हमें बस पता नहीं है ना, ये तो हो रहा है हमारे आसपास, हर जगह हमारे आसपास हो रहा है। इसलिए तो मैं कहता हूँ ये प्रोबेबिलिटी का सब्जेक्ट जो है ये मेरे दिल के बड़ा करीब है। और ये मेरे दिल के करीब क्यों है, ये मेरे दिल के करीब इसलिए है कि जब मैंने इसको सही तरह पढ़ा और मुझे खुद जब इसका अंदर से मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा मजा आया है, क्योंकि ये ऑब्वियसली इट इज वेरी रिलेटेड टू अस एंड इट इज ऑल अराउंड अस। और जैसे जैसे सर हम आगे यहाँ पे तो जाएंगे हम आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी मजीद इंटरेस्टिंग होती जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ एग्जांपल पे तो हम बताऊं? सिर्फ इसको हाँ हाँ प्रिडिक्ट हाँ बोलो। करते हैं, यहाँ पे तो हम सिर्फ प्रिडिक्ट करते हैं ना और किसी चीज हाँ की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और ऐसे करते हैं। हम हाँ, इसका कुछ सॉफ्टवेयर नहीं है जहाँ पे हम इसको अप्लाई भी कर सके साथ साथ। करोगे ना यार, क्यों नहीं करोगे मेरे भाई, करो ना, प्रोग्रामिंग में इसको करेंगे ना। ठीक हो गया सर। ठीक है, ठीक हो गया। कभी आओ ना, कभी जब MS करने आओगे फिर आपको थोड़ी छेड़खानी करेंगे ना। फिर अभी एमएस आप तो लोग नहीं। बहुत फंडामेंटल में हो ना बेटा, जब आप लोग इंशाल्लाह इसके एडवांस कोर्सेज पढ़ोगे ना, मशीन लर्निंग के, न्यूरल नेटवर्क्स के,
अडेप्टिव फिल्टरिंग के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बेटा सारा ये हो रहा होता है, ठीक है। ठीक है। फिर ज्यादातर अब जो इसकी कोडिंग हो रही है, जो कि आजकल दुनिया कर रही है, वो पाइथन में कर रही है। पाइथन इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल बन गया है। उसमें बेटा बिल्ट इन ये बेस थ्योरम सारे बने होते हैं, ठीक है। बस आपने पाइथन में क्या करना है, उसको बस अपना ट्रेनिंग डाटा दे दो, ठीक है, बाकी वो सारा काम खुद करेगा। वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज भी निकालेगा, वो लुकअप टेबल भी बनाएगा, इधर आपको क्लासिफाई करके देगा, भागेगा। तो अब इसका जो बहुत ज्यादा बूम आया हुआ है ना पाइथन शाइथन का, तो ये यही काम हो रहे होते हैं बेटा उधर, ठीक है। सही हो गया। भी मौका मिले तो जरूर सीखिएगा वो लैंग्वेज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज थिंग। चलें अभी उधर वो बात की बातें, अभी बेटा हम एग्जाम्पल पे आ गए हैं। जरा एग्जाम्पल हमारी क्या है, प्लीज अब आप लोगों ने गौर से समझना है इस एग्जाम्पल को। हमने बेटा यहाँ पे एक डिसीजन करना है टू प्ले टेनिस और नॉट, ठीक है। कोई मैच फिक्स करना है कमिंग डेज में, ठीक है। फाइनल मैच है फॉर एग्जांपल, और हमने ये भाई प्रिडिक्शन करनी है अपने बेस थ्योरम के थ्रू कि भाई उस दिन मैच खेला जाए या नहीं, ठीक है। तो उस दिन अब बारिश भी हो सकती है, तो अगर बारिश हो गई तो फिर तो भाई नहीं खेलना चाहिए ना मैच, ठीक है, वो डेट नहीं देनी चाहिए हमें। तो अब ये जो प्ले टेनिस है, ठीक है बेटा, टू प्ले और टू नॉट टू प्ले, इसकी डिसीजन हमने करनी है, ठीक है। इसकी डिसीजन कैसे करेंगे, नए बेस थ्योरम के थ्रू करेंगे। अच्छा, अब बेटा जो एट्रीब्यूट्स आप लोगों को गिवन है, ठीक है, ये बेटा आप लोगों को डाटा गिवन है 12 दिनों का, 1 2 3 4 5 6 12 दिनों का, ठीक है। उन 12 दिनों में बेटा कुछ एट्रीब्यूट्स को मेजर किया गया। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स, एक है आउटलुक, एक है टेम्परेचर, एक है ह्यूमिडिटी, एक है विंड, ठीक है। यानी कि भाई इस दिन क्या था, ओवरकास्ट था, टेम्परेचर हॉट था, ह्यूमिडिटी हाई थी, और विंड क्या था, बहुत कम थी, ठीक है। तो इस दिन मामला ठीक है ना, बारिश है ना कुछ है, तो प्ले करना चाहिए, ठीक है। ये एक दिन था और जिस दिन प्ले हो गया, ठीक है। कुछ दिन आ जाओ, अब इधर इधर रेन भी है, टेम्परेचर माइल्ड है, ह्यूमिड है, मगर विंड नहीं है, तो चलो खेल लो, ठीक है। इधर आ जाओ जिधर वो नो कह रहा है, इधर नो क्यों कह रहा है, क्योंकि इधर कह रहे हैं कि बारिश है मगर विंड भी बड़ी स्ट्रांग है, ठीक है, तो भाई आप बिल्कुल ना खेलो, ठीक है। तो इस तरह करके अब ये बेटा कुछ 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 पुराने दिनों का डाटा दिया गया है 12 दिनों का, जिसमें टेनिस प्ले हुआ है और टेनिस प्ले नहीं भी हुआ, ठीक है। और उन दिनों क्या चीज थी, उन दिनों ये एट्रीब्यूट्स थे, ये आपको गिवन है, ठीक है। रेन, टेम्परेचर, कूल। अब बेटा आप लोगों ने जो देखना है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके पास वो लुकअप टेबल बना हुआ है, ठीक है। जो ये आपके पास ऑलरेडी ट्रेनिंग डाटा है, ये आपको ट्रेनिंग डाटा दिया गया है, अभी लुकअप टेबल नहीं बना, ये ट्रेनिंग डाटा दिया जा रहा है। जो सब नंबर 1 एट्रीब्यूट है दैट इज आउटलुक, वो आप देखेंगे कि वो कितने टाइप्स का है, वो आप देखें वो कम से कम 3 टाइप्स का है। एट्रीब्यूट आउटलुक हो सकता है ओवरकास्ट या रेन या सनी, ऐसा ही है ना। तो आउटलुक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री थिंग्स, ऐसे ही है, ओवरकास्ट, रेन एंड सनी। टेम्परेचर पे आ जाओ, टेम्परेचर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 ऑप्शंस, which ऑप्शन, हॉट, माइल्ड एंड कूल, ठीक है। ह्यूमिडिटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ओनली 2 एट्रीब्यूट्स, इधर 3 नहीं है बल्कि 2 सिर्फ हो गए हैं। कौन से, हाई या नॉर्मल। विंड पे आ जाओ, विंड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2, ओनली 2, विच वन, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, या कमजोर है या बहुत स्ट्रॉन्ग। प्ले इज ऑब्वियसली डिवाइड अगेन इनटू ओनली 2 एट्रीब्यूट्स, या प्ले करो या नहीं, यस और नो। बेटा इस ट्रेनिंग डाटा की समझ आ गई, जो कि आपको ट्रेनिंग डाटा गिवन है। जब भी आपको सवाल दिया जाएगा ना, तो आपको कुछ इस तरह के एट्रीब्यूट्स गिवन होंगे, और एक चीज के बारे में आप फैसला करोगे। फॉर एग्जांपल इधर हम प्ले के बारे में कर रहे हैं, तो इधर देखिए क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अब आपको ट्रेनिंग डाटा दे दिया गया है बेटा 12 दिनों का,
उन 12 दिनों में ये कंडीशंस थी, तो ये उसके हिसाब से या वैसे ही मैच हुआ या नहीं हुआ, तो ये उनका यस नो है, प्ले हुआ या नहीं हुआ। क्लियर हो गया? समझ आ गई यहां तक बेटा? यस सर। अब बेटा आपसे जो पूछा जा रहा है, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा रहा है कि क्लासिफाई करो एक नए टेस्ट केस को, ठीक है, एक नए टेस्ट केस को कि जिस दिन आउटलुक सनी हो, टेम्परेचर कूल हो, ह्यूमिडिटी हाई हो, विंड स्ट्रांग हो। कहता है कि क्या बताओ, अब आप बताओ कि क्या इस एक्स को ये अगला दिन है, ठीक है, हमने इसको एक्स का नाम दे दिया, क्या इस एक्स को आपने भाई खेलना चाहिए, इसको प्ले टेनिस खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? नो सर, आई थिंक सो। समझ आ गई बेटा? ये देखिए, ये पुराना डेटा है, ठीक है, जिसकी डिसीजन मालूम है आपको, यस नो मालूम है आपको। ये एक नया टेस्ट केस आ गया, नया टेस्ट केस आ गया, ठीक है, ये नया है, ठीक है, जिसमें ये चारों एट्रीब्यूट्स आपको बताए हुए हैं कि क्या क्या है, सनी, कूल, हाई, स्ट्रॉन्ग। प्ले कब आपने डिसाइड करना है कि प्ले करना है या नहीं करना। सवाल की समझ आ गई बेटा? तो सर इसमें दोनों हो सकते हैं? अभी रुक जाओ ना यार, अभी हमने सॉल्व तो करने दो, जो भी होगा देखेंगे, ठीक है, अभी तुक्केबाजी ना करनो, अभी हमने नेव बेस से बताना है जमशेद कि क्या होगा। हम कॉमन सेंस का सर जी मैं इस्तेमाल कर रहा था इसलिए। वो खैर लेप्लास साहब को थोड़ी देर भूल जाओ, जो उसने बोला था कि प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट अ कॉमन सेंस, उस साहब को भूल जाओ थोड़ी देर, ठीक है, क्योंकि पेपर में मैं कॉमन सेंस पे नंबर नहीं देने वाला, मुझे कुछ करके दोगे तो मैं नंबर दूंगा। ठीक हो गया, सही है ना? मुझे कुछ पेपर काला करके दोगे तो कुछ नंबर मिलेंगे, वरना लिख दोगे कि सर कॉमन सेंस, तो मैं भी कहूंगा कि नंबर भी मैं कॉमन सेंस वाले दूंगा फिर। अच्छा तो भाई अब समझ आ गई मैं क्या क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूँ बेटा? सनी तो कॉमन सेंस का है। हाँ क्या कह रहे हैं? सॉरी यार, एक तो मुझे वो बहुत बुरी खांसी लगी हुई है, आई डोंट नो, पता नहीं क्या है, अल्लाह बचाए। सर मैं कह रहा हूं कि तो बार बार मैं खांस रहा हूँ। जब पढ़ाते नो हैं प्रॉब्लम तब ऐसे ही होता है, जोर लगा लगा के बंदा पढ़ा रहा होता है। सर। मैं हाँ यार ये है वैसे। तो ये क्लासिफिकेशन का बेटा एक नया हमारे पास टेस्ट केस आ गया एक्स, ठीक है, इस एक्स को अब हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो कि आप लोगों ने हाउ टू यूज में पढ़ लिया था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज निकालो और लुकअप टेबल बनाओ। आ गए भाई लुकअप टेबल बनाने पे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज निकालने पे। इसी तरह का सवाल बेटा आपने मुझे ना पेपर में करके देना है, इसी तरह का टेबल आप बनाओगे। अब आप लोगों ने क्या करने जा रहे हो, आप सॉरी बेटा, ये मेरी बेटी बहुत शोर कर रही है, आप लोग उसकी आवाजें आ रही होंगी, आई एम रियली सॉरी। अच्छा अब आप किस चीज को क्लासिफाई करने जा रहे हो? इस प्ले को। प्ले के कितने ऑप्शंस हैं? सिर्फ 2। कौन कौन से? यस या नो, ऐसे ही है। आप इधर 2 कॉलम बनाओगे, एक बनाओगे प्ले इज इक्वल टू यस, एक बनाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले इज इक्वल टू नो। समझ आ गई? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले इज इक्वल टू यस की सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ये निकालोगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले इज इक्वल टू नो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी इसकी निकालोगे। कैसे निकालोगे इसकी प्रोबेबिलिटी? सिंपल बेटा, यहाँ सर पे आपने जाना है, लिखा हुआ है सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 14, यही मैं सोच रहा था इसने डिवाइड पे 14 क्यों किया हुआ, ये पिक्चर नीचे थी, 12 नहीं 14 दिन का डाटा किया मैंने, ठीक है। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे बेटा? प्ले इज इक्वल टू यस की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, कौन बताएगा? सही। ये सैंपल स्पेस, अगर ये जो नो और यस है ना, ये टोटल अगर मैं सैंपल स्पेस में लिख लूं ना कितनी सैंपल आउटकम्स स्पेस है। है। आप क्या करोगे भाई कि टोटल कितने हैं? 14। तो यस की टोटल 14। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? काउंट करो, यस कितने हैं? 9। 9 डिवाइडेड बाय 14, 9/14 9 होगी सर डिवाइडेड जी। बाय 14, 9 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। 9 सिमिलरली 5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले इज इक्वल टू 9 की प्रोबेबिलिटी, 9 कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5, 5 टोटल कितने हैं? 14। तो 5 9 5 डिवाइडेड बाय 14। तो सबसे पहले आप लोगों ने बेटा किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? आप लोगों ने सबसे पहले प्रायर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किस ऑप्शन की? जो आपने क्लासिफाई करने जा रहे हो, ठीक है। तो आप प्ले को क्लासिफाई करने जा रहे हो, तो आप प्ले के कितने आगे से 2 ऑप्शंस हैं? सिर्फ 2, प्ले इज इक्वल टू यस और प्ले इज इक्वल टू नो। तो आपने दोनों की प्रायर प्रोबेबिलिटीज निकाल देनी है।
अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट पूछा जाता जिसके आगे 3 है तो फिर 3 निकालते। समझ आ गई ना आपको बात? यहाँ पे चूंकि प्ले के ऑप्शन जी ही सर आ 2 है गया। इसलिए 2 कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, सर अब बेटा अगली ये चीज जरा आप लोगों ने बताएं। क्या करनी है? अब अगली चीज क्या करनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने बेटा जब इस तरह का ये टेबल बनाओगे ना, हर एक एट्रीब्यूट्स के लिहाज से देखें, उधर आपके पास टेबल में कितने एट्रीब्यूट थे? 4। आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। हर एक टेबल के हर एक एट्रीब्यूट की सारी लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटीज निकाल लोगे, आउटलुक की भी, टेम्परेचर की भी, ह्यूमिडिटी की भी, विंड की भी। ठीक है, आउटलुक कितने टाइप्स का था मैंने आपको पहले बता दिया था कि आउटलुक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। विच पार्ट्स? ओवरकास्ट, रेन एंड सनी। तो हर एक का निकालना है। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि प्ले हो गया है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी गिवन दैट वाई, वाई का मतलब क्या कि प्ले इज इक्वल टू यस। तो ये प्रोबेबिलिटीज अब आप कैसे निकालोगे? वाई के कितने केसेस हैं बेटा? वाई के 9 है और Nine। जितने उसमें सनी होंगे वाई के लिए इधर जाओगे उससे डिवाइड टेबल कर में, देंगे ना। इधर जाओगे टेबल में, देखोगे कि कहां कहां वाई है, और फिर वाई के क्रॉस आप देखोगे कि कितने कौन से हैं सनी। तो इधर आओगे देखोगे यस के क्रॉस कितने सनी है, गिनो ना। एक तो ये हो गया, नजर आ रहे नंबर 5 पे, एक नंबर 5 पे है, एक नंबर 7 पे है। वही 7 पे भी है, 1 नहीं है, 2 है। 2 है सर, 2 है। हाँ, तो क्या हो गया बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल आ गई? 2 डिवाइड बाय 9। आ गई समझ? जी आ सर। गई? ओवरकास्ट की निकालो, शाबाश। ओवरकास्ट की खुद बताओ क्या सही लिखी थी वहां पे? 4 है। एक ओवरकास्ट होना चाहिए कि वहां पे यस होना चाहिए। तो वहां वहां आप गिनो कि यहाँ पे यस होना चाहिए, यहाँ पे ओवरकास्ट होना चाहिए। गिनो ऑप्शन, एक ऑप्शन, दूसरी 4 4 ऑप्शन, है सर, 4। तीसरी ऑप्शन, चौथी ऑप्शन। तो बेटा ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 9। सिमिलरली बेटा इस तरह रेन के लिए, तो रेन के लिए, रेन के कितने रेंज हैं 3 भाई? है सर। 1 2 3। ठीक है, तो 3। भाई आपको रेन के लिए कर देना है। ठीक है, तो रेन 3 डिवाइडेड बाय 9। ठीक हो गया, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड का आउटलुक कंप्लीट हो गया। राइट साइड पे आ जाओ भाई, प्लेस इक्वल टू नो के लिए भी करो आउटलुक। ठीक है, तो नो के कितने ऑप्शन है बेटा? 5। सनी कितनी बार आ रहा है भाई? नो हो तो सनी पे आ जाओ, 1 2 3। ठीक है, 11 12 और 14 ऑप्शन पे आ रहा है, ऐसे ही है ना? तो 3 डिवाइडेड बाय 5, ये 3 डिवाइडेड बाय 5। ओवरकास्ट और नो, तो 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो वाकई ओवरकास्ट में ऐसा कोई भी नहीं है। देखिए नजर आ रहा है ना आपको? कोई नहीं है ना? ये सर ओवरकास्ट का कोई यस सर। तो वो 0 हो गया। ठीक है, इसी तरह रेन के 2 केसेस थे, 2/5 हो गया। फिर आप जाओगे टेम्परेचर पे। ठीक है बेटा, ये टेम्परेचर का आ गया। तो टेम्परेचर में कितने केसेस हैं? सिर्फ 2। हॉट नहीं, 2 नहीं है, 3 है। हॉट, माइल्ड, कूल। तो अगेन आप 3 एट्रीब्यूट्स का निकालोगे, यस और नो दोनों के लिए। समझ आ गई? Yes, sir. आर यू पीपल फॉलोइंग मी? अच्छा, ह्यूमिडिटी में 2 होंगे क्योंकि ह्यूमिडिटी के ऑप्शन ही 2 थी, हाई या नॉर्मल। ऐसे ही है, तो देखें हाई या नॉर्मल के लिए। क्लियर हो गया बेटा? तो ये यस सर। अब ये आप लोगों सर ने इसमें एक कंप्लीट लुकअप टेबल बना दिया है, एक कंप्लीट लुकअप टेबल बना दिया है which includes all likelihood probabilities of all attributes। आपने एक एक चीज की likelihood probability निकाल दी है, दोनों with respect to y and दोनों with respect to n। एक कंप्लीट आपके पास, आपके क्लासिफायर के पास एक कंप्लीट डाटा निकल आया है, कंप्लीट प्रोबेबिलिटीज का डाटा निकल आया है। I'm sorry, समझ आ गई? जी सर। अब बेटा अगली सर इसमें इंपॉर्टेंट पहले चीज, हाँ टेबल बन गया सर टेबल सर के बाद, हाँ जी योर एक्सक्यूज। सर इसमें पहले चारों एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, फिर उसमें जो यस वाले हैं उसको अलग करेंगे और नो वालों को अलग। ऐसे ही है, ऐसे ही है बेटा। जो जिसको क्लासिफाई करने जा रहे हो ना, वो ऊपर बड़ा बड़ा लिख दोगे, जी यस नो। सही फिर सर। उस लिहाज से उनके कॉलम्स बनाओगे।
सही है सर, ओके। ये वाला कॉलम यस का हो गया, ये वाला कॉलम नो का हो गया। सही है सर, ओके, ठीक है, थैंक यू। और फिर सारे एट्रीब्यूट्स को निकालना है हर और जिस तरह इधर 4 थे ना, ये 6 भी हो सकते हैं, यस 7 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, तो हर एक का निकालना है। सही सर, और अगर ये नो में और उन एट्रीब्यूट्स के अंदर फिर जो उसकी ऑप्शंस होती हैं वो भी सारी काउंट करनी है। जैसे टेम्परेचर 3 सही, किस्म का था, ह्यूमिडिटी 2 किस्म की थी। ओके सर, हाँ, एक एक चीज को ना बेटा, एक एक चीज को फिर आपने काउंट करना है, ठीक है। ओके सर, हाँ, थैंक यू। तो कंप्लीट लुकअप टेबल बनाना है ना बेटा, लुकअप टेबल में सारी ऑप्शंस आनी चाहिए, कोई एक मिस हो गया तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। आपको पता है लुकअप टेबल क्या होता है? अच्छा, एक तो लुकअप टेबल होता है डीएलडी में, शायद आपने वो उसका नाम पढ़ा हो, ट्रुथ टेबल शायद पढ़ा होगा। हाँ, ट्रुथ टेबल, उधर ट्रुथ टेबल कहते हैं इसको, ऐसा ही है ना। ट्रुथ टेबल में आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग सारी ऑप्शंस काउंट करते हो, उसमें कोई एक ऑप्शन भी आप मिस नहीं कर सकते। 0000001 010 001 पता नहीं क्या 101, याद है ना? यस जी सर। सर, या जी या सर, यस हाँ। सर, 0101 फिर 0011 इस तरह से। हाँ, क्या? चलो, अब बेटा नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लुकअप टेबल बन गया, प्रोबेबिलिटीज आ गई, सब कुछ हो गया। अब अगला अब नेक्स्ट फेज क्या आना था? टेस्ट केस। अब हमें टेस्ट केस को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। टेस्ट केस क्या था? वो है सनी कूल हाई और स्ट्रॉन्ग। कूल हो और हाई हो और स्ट्रॉन्ग हो। तो बेटा आपको ऐसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज यूज करनी होंगी जिधर ये एट्रीब्यूट्स हों। कौन कौन से? सनी, कूल, हाई और स्ट्रॉन्ग। यानी कि आउटलुक आपने कौन सा वाला यूज करना होगा? सनी वाला। टेम्परेचर आपने कौन सी यूज करनी होगी? कूल वाली। ह्यूमिडिटी आपने कौन सी यूज करनी होगी? हाई वाली। विंड आपने कौन सी यूज करनी होगी? स्ट्रॉन्ग वाली। ठीक है बेटा, समझ आ गई? तो ये अब यहाँ पे आ गए टेस्ट फेज। ये देखें टेस्ट फेज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। गिवन अ न्यू इंस्टेंट, न्यू इंस्टेंट आ गया है भाई। न्यू इंस्टेंट क्या कहता है? आउटलुक सनी हो, टेम्परेचर कूल हो, ह्यूमिडिटी हाई हो, विंड स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है बेटा, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि अब आप क्या करेंगे, अब आप लुकअप टेबल में जाओगे। तो लुकअप टेबल में जब जाओगे तो आप सनी की प्रोबेबिलिटीज निकाल लोगे, ठीक है। आउटलुक क्या हो? सनी हो, तो आपने देखिए वो वाली प्रोबेबिलिटी निकाल ली लुकअप टेबल से। टेम्परेचर कूल हो तो टेम्परेचर कूल वाली प्रोबेबिलिटी निकाल ली लुकअप टेबल से। ह्यूमिडिटी हाई हो और यस, तो ये निकाल दिया। विंड क्या हो? स्ट्रांग हो, तो विंड की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। समझ आ गई बेटा? फिर इन्हीं सनी, कूल, हाई और स्ट्रांग की प्रोबेबिलिटीज निकाल लोगे फॉर प्लेस इक्वल टू नो वाली, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नो वाली सारी प्रोबेबिलिटीज इधर से निकाल लोगे। समझ आ गई है? आर यू पीपल फॉलोइंग मी? यस यस जी सर, सर। यस सर। अब सिर्फ मैप रूल अप्लाई कर दो। मैप रूल क्या है भाई? मैप रूल यही वाला, कहाँ गया मैप रूल? ये मैप रूल, ये बेटा मैप रूल। ये जो चीज है D1 D2 D3 इससे रिप्लेस हो जाएंगे ना उनकी इंडिविजुअल लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी से, ऐसे ही है ना। जी यस सर। Yes, इनटू व्हाट? इनटू P ऑफ H। क्लियर? आ जाओ, आ जाओ अब सवाल पे। ये आ गया भाई। excuse तो me, देखो क्या हुआ। Probability of yes given that x dash is equivalent to, ठीक है बेटा। सॉरी बेटा, मेरी बेटी बहुत ज्यादा शोर कर रही है। इनटू बेटा, अब यस की जितनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज थी, ठीक है, एट्रीब्यूट्स वर्सेस यस, वो सब के सब, ठीक है, इनटू प्ले इज इक्वल टू यस, ठीक है। फिर नो की निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गिवन दैट एट्रीब्यूट्स, तो फिर इज इक्वलेंट टू व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स गिवन दैट नो, तो सब नो की प्रोबेबिलिटीज आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे इनटू व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले इज इक्वल टू नो, व्हिच इज 5, ये 55 डिवाइडेड बाय 14। और बेटा इन सब प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देना है और इन सब प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देना है। अब मैप रूल के क्या कहता है? मैप रूल कहता है कि इनमें से मैक्सिमम को ढूंढो, तो इनमें से जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी तो आप कहोगे कि ये मेरा डिसीजन है। इन दोनों में से अब मैक्सिमम वैल्यू किसकी आ रही है?
No. नो। सर तो आप नो लोगों की ने नो क्या डिसाइड किया कि भाई नहा ना के लो, ना के लो, नो। सर यहाँ पे एक्स डैश आ गया यहाँ पे, वहां पे तो मजा आ एक्स गई। था। खैर है, इससे क्या फर्क पड़ता है, दूसरा उसने उठा लिया होगा, कोई फर्क नहीं जी पड़ता बाय इससे। मिस्टेक। ये रेन हॉट हाई, हाँ, इससे क्या, ये एक सैंपल है, ये दूसरा सैंपल है। मतलब ये दोनों अलग अलग के लिए हम करेंगे ना सर। हाँ हाँ, हाँ यहाँ भी ठीक है। फेसबुक और एक सर के लिए मजे फरमाइश की की गई है। मजे की बात यह है कि हम इस तरह नहीं कर सकते कि ये जो चार ऑप्शंस पहले ही थी कि आप इन पे डिसाइड करो कि हमें खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, तो यहाँ पे हम उन्हीं की निकाल के यहाँ पे लिख लें, वो टेबल ना ही बनाए, लेकिन टेबल बनाने से ये वहाँ आसानी हो जाएगी, फिर सब के सब बेटा कोई भी उठानी आसानी हो पड़े। जाएगी ना। मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है जमशेद, मगर मेरे भाई, ये जो आप क्लासिफायर बनाते हो, ये आपने किसी सिस्टम पे रन करने होते हैं। जी जी ये तो आप एज अ ह्यूमन डिसाइड कर रहे हो ना। कल जी को सर बिल्कुल। आपने क्योंकि सर इसे मोबाइल अगर पे रन करना है, हो सकती है किसी सर। सिस्टम पे रन करना है, तो भाई उधर तो उसको क्या पता, उसने तो बेचारे ने बिल्कुल लुकअप टेबल को देखना है ना। लुकअप जी टेबल में सब प्रोबेबिलिटीज निकली होंगी तो वो कुछ करेगा ना। बिल्कुल। सर इसका एक और भी फायदा हो सकता है ना उस टेबल का, कि अभी तो हमने जस्ट एक इसी जो एक केस के लिए निकाला है। ए के लिए मैं निकाला, वहां पे अब कोई भी उसको देते हैं कि यार इस पे मैं चेक चार करो, पांच तो केसेस वो दे दूं, फौरन उस पे भी चेक कर लेगा क्योंकि उसके पास मैं डाटा है। मैं चार पांच केसेस दे दूं, वही मैं कह रहा हूँ, अगर मैं चार पांच केसेस दे दूं फिर बिल्कुल सर समझ आ गई। सारी कंफ्यूजन हो जाएगी, तुम इधर उधर करके सारा उल्टा पुल्टा कर दोगे। टेबल जी सर। होगा तो कोई गलती नहीं होगी। सर अब एक और चीज बता दें, मेरे ज़हन में एक छोटा सा सवाल आ रहा था, ये जो मैचेस होते हैं उसमें इस तरह भी होता है ना कि वो उसी दौरान बारिश भी आ जाती है, तो वो फिर वो इस प्रोबेबिलिटी गलत निकाल बैठते हैं। हाँ ना। वो गलत निकालते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, करते तो होंगे खैर। मगर सर जी हमें यार डाटा दे मेरे ख्याल में वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी। वेदर की प्रिडिक्शन ही देख लेते होंगे, जी सर ये है भी ना, है। बिल्कुल जो मैट ऑफिस उनको देता होगा। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, हम तो चीज को समझ रहे हैं ना बेटा अभी। सही हो गया सर जी। कोई प्रॉब्लम बेटा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, सवाल हो गया आपका, कोई सवाल आप लोगों को? मजे का प्रॉब्लम था ना। ये सर जी सबसे आसान लगा सबसे। दैट्स ग्रेट, मगर चीज मजे की है ना। ये सर चीज ऐसे एग्जाम में भी दे। तो भाई एग्जाम में मैं थोड़ा सख्त हो जाता हूँ। देखें, आई जस्ट वांट टू मेक यू एज टफ एज पॉसिबल। तो अब मैं ना, हमारे एक उस्ताद मोहतरम हुआ करते थे बैचलर्स में जब थे हम, एवीएम सलीम तारिक था, वो एयर वाइस मार्शल थे। तो बेटा वो होता है ना कि कभी कभी हम कहते हैं कि यार ये टीचर पढ़ाता कुछ है देता कुछ है। ये डायलॉग आप भी यकीनन बहुत यूज करते होंगे, करते हो ना। तो हम भी यही कहते थे, सर पढ़ाते कुछ हैं देते कुछ हैं। यार वो यानी कि सर पेपर जब देते थे ना, ऐसी चीजें आती थी, तो एक 15 मिनट तो हम सोचते थे कि क्या यही पेपर सर, यही कोर्स है या कोई और कोर्स है, यानी कि पहले 15 मिनट तो शौक में होते थे कि यार ये कोर्स क्या है, ये सवाल क्या है, ये है क्या। तो पहले 15-20 मिनट तो कुछ समझ ही नहीं आती थी, वो तो टेंशन में गुजर गुजर जाते थे ऊपर से इधर उधर। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ थोड़ा बहुत हम मिलने लगते थे, और कुछ उस टाइम हमें बहुत बुरा लगता था ना, उस टाइम बहुत बुरा लगता था। हम अब आप बाहर आके यही एग्जैक्टली यही वर्ड होते थे, यार सर पढ़ाते कुछ हैं देते कुछ हैं। और अजीब अजीब से बातें करते थे, जो कि हर स्टूडेंट करता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। मगर बेटा अब समझ आती है, यानी कि जब आप जब 2-3 साल गुजर जाते हैं ना, और जब इंसान आ जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में, फिर बेटा उनकी कदर आती है उन टीचरों की। फिर कहता है यार सर ने सही किया था। फिर दिन, अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो आ जाए ना कि जो आपका बॉस आपको ऐसी चीज दे दे जो कि बिल्कुल ही उधर इधर उधर की है, आप परेशान नहीं होते, थिंग्स बिकम लाइफ बिकम इजी फॉर यू, क्योंकि आपकी एक प्रैक्टिस हो चुकी होती है, आप उस चीज से गुजर चुके होते हो। तो फिर आपको बहुत हेल्प होती है। फिर आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एमएस करना है और आपने पीएचडी करनी है,
तो वहां पे तो बेटा टीचर तो ऑब्वियसली बाहर से चीजें दे रहा होता है, वो देता ही नहीं है जो पढ़ाता है, उनका तो स्टाइल ही ये नहीं होता। ये तो बहुत बुरा समझा जाता है कि अगर वो कुछ पढ़ाया और वो वही दे दे इन हायर स्टडीज। तो अगर आपकी बैचलर में इस तरह आपको एक आधा टीचर ना मिला हो ना, तो फिर आपको बहुत टफ टाइम वहां मिलता है। तो इसलिए इन चीज़ों से ना घबराया करो यार, मेक योर लाइफ टफ, अपने आप को टफ बनाओ, अपने आप की लर्निंग ऐसे करो कि अगर आप पे खुदा ना खास्ता कोई बिल्कुल नई चीज़ आ जाती है जो कि आपने कहीं भी ना पढ़ी हो, फिर भी यार आप एज इंजीनियर सोचो, आप उस पर दिमाग लड़ाओ। हम बिल्कुल आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप 100% उसको ठीक करो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मगर अगर आप 30% 40% भी उस चीज़ को अचीव कर लेते हो ना, ये कामयाबी है, ये कामयाबी है आपकी भी और ये कामयाबी है हमारी भी। समझ रहे हो मेरे इस बात को बेटा? तो बी रेडी फॉर सच थिंग्स, बस मेरा ये मोटिव था। चलें जी, प्रोज एंड कॉन्स आ जाते हैं। प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं नेव बेस्ड थ्योरम के? ये प्रोज एंड कॉन नेव बेस्ड थ्योरम के हैं, ठीक है। क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं? फायदे इसके बहुत हैं बेटा। फास्ट टू ट्रेन, फास्ट टू क्लासीफाई, अभी आप लोगों ने खुद बोला सर ये तो बहुत आसान है, ये सबसे आसान चीज़ हमने पढ़ी। और नॉट सेंसिटिव टू इररिलेवेंट फीचर, हैंडल रियल एंड डिस्क्रीट फीचर, ये इसकी बेटा प्रॉन्स है, इसके फायदे हैं। नुकसानात क्या है नेव बेस स्लाइड के? नजर नहीं आ रही, हाँ, नजर नहीं आ रहा? स्लाइड नजर नहीं आ रही। आ गई आ है सर, रही है आ आ रही है सर। हाँ, तो तो इसके ये कॉन्स क्या कंटिन्यू हैं, ही यानी कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं बेटा? इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इधर हमने एक अजम्पशन करनी होती है, वो अजम्पशन अच्छी नहीं है। वो अजम्पशन हमने शुरू में कर दी ना, कि क्या अजम्पशन की हमने कि जो भी फीचर्स हैं वो हम अज्यूम कर लेते हैं पहले से ही कि वो आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। ये इसकी एक डिसएडवांटेज है ऑब्वियसली। ये असम्पशन हम करते हैं तभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। ये बेटा एक नया टेस्ट केस आ गया और ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, ये अब आप लोगों ने करना है। तो क्या कर लोगे आप लोग? यस सर, कर लेंगे। पक्की बात है? यस तो ये आप लोग प्लीज अपने घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसका आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। सर, वो थर्ड असाइनमेंट शो नहीं हो रही उस पे मोलम पे। वो मुझे बताया बेटा, इमरान ने मुझे बताया है, वो मैं उसको सीधा कर लेता हूँ, फिर अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। सर वो क्विज भी ओके सही करे सर, वो आपको एक रीचेक करे। कोई इशू नहीं है, वो मुझे इमरान ने बता दिया था। मैंने आपका वो वीएलई से क्विज नहीं चेक करना, वो मैं आपके ऑब्वियसली आंसर डाउनलोड करूंगा, खुद चेक करूंगा ना। अच्छा ठीक है सर। सर बस वहाँ सर पे ये पेपर के मतलब कोई इशू नहीं है, पेपर वो के जो बारे में बता दे कि कितने क्वेश्चंस होंगे, टाइम वगैरह। वगैरह तो वगैरह ये है बेटा कि क्वेश्चंस 4-5, ठीक है। एक्सपेक्ट 5 क्वेश्चंस और 4 मे बी 5, क्योंकि अभी पेपर मेरा फाइनल नहीं हुआ। एंड प्लीज मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, ठीक है। मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर रादर देन क्रैमिंग द थिंग्स। कॉन्सेप्ट्स अपने अच्छे बनाओ और जो स्लाइड्स में अल्हम्दुलिल्लाह जो कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर किए हैं यही है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है। ठीक है सर। बाकी बस यार जो पेपर होगा होगा, देखी जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको इतना लेक्चर तो सुना दिया, वो किस लिए सुनाया? यस सर। आपको ट्रेनिंग के लिए सुनाया ये था। टाइम 3 आवर्स ही होगा, मैं टाइम कब पूछ टाइम लूँ सर? 3 आवर, हाँ मैंने सुना है कि 3 आवर्स है। अगर मैं देखूंगा, उनसे पूछूंगा कि क्या इसमें कमी हो सकती है, अगर कमी हो सकती है तो मैं शायद टाइम कम कर दूं। वो सर जी, हम तो ज्यादा के लिए रिक्वेस्ट करते सर जी। नहीं 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 नहीं, जिंदगी में बेटा मैं नहीं आसान बनाता, ये चीजें मुझसे ना एक्सपेक्ट करो, मैं जिंदगी मुश्किल ठीक, बनाता हूँ। तो लेकिन पहले सर मैं जरा वो यूनिवर्सिटी मसला की नहीं होता पॉलिसी अगर देख आप लूं। इस तरह कर देना कि आपने लिख के जस्ट हमें आपने जमा करवा देना, उसमें तो 3 आवर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन जब अपलोड करना होता है नेट बहुत प्रॉब्लम करता है। और मजे की बात ये एंड टाइम पे खराब होता है सर जी। वो मुझे पता है। सर में वो फाइल लंबी होती है इस वजह से। हाँ वो कंप्रेस किया करो। अच्छा, वो उन्होंने पेपर में एक लिंक भी दिया होता है, वो कंप्रेस लाजमी किया करो,
उसके साइज को छोटे से छोटा बना दिया करो ना। और तस्वीरें थोड़ी अच्छी लेना यार, सीरियसली पिछली बार बहुत बुरी बुरी तस्वीरें थी, कुछ नज़र ही नहीं आता था। प्लीज़ तस्वीरें अच्छी लेना। और ये पेपर जो कर लेते हो ना जिन पेजेस पे, ये गिराया मत करो, क्योंकि कल को मैंने किसी बच्चे को बुला लेना कि मुझे वाइवा दो, तो वो पेपर साथ में लेकर आएगा। ठीक है, सुन रहे हो ना मेरी बात? ठीक है सर, जी जी, इसीलिए सर जी हम हाँ। कह रहे हैं टाइम थोड़ा सा, मतलब अपलोडिंग के तस्वीरें लेनी और उसकी फाइल बनाना, और इसलिए थोड़ा सा बस दे दें बहुत बड़ा कि अगर काम है, पेपर, तस्वीरें लेनी। ओह माय गॉड, जी इतना मुश्किल सर काम जी है। वो फाइल अपलोड करनी होती है एंड टाइम पे, मुश्किल सारा काम। बर्डन जब उस पे मुअल्लिम पे पड़ता है वो स्लो हो जाता है। तो आई अगर ये अंडरस्टैंड, आई रिक्वेस्ट है कि अंडरस्टैंड अगर बेटा। पेपर 3, अच्छा बात सुनो यार, मेरी बात सुनो, अगर आपको आता है ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, एक सवाल 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कर लो। सर जी ठीक है? अगर फिर भी इशू मतलब वो हुआ सर, तो फिर मेल कर तो सकते हैं पेपर उस टाइम हाँ, के मुझे अंदर? ईमेल कर, मुझे ईमेल कर सर दो, जी कोई ये अक्सर कोई होता है ना, पिछले एग्जाम में भी मगर मतलब यार इसी तरह मुअल्लिम हुआ था से सर। प्रेफरेंस है। ठीक है, ठीक है ईमेल सर, तब करना चाहिए, सर मुझसे अप्रूवल लेना। ठीक है सर। सर एक काम सर देख अच्छा, एक क्या चीज था मैं 20 सर, आपको घंटे के बाद पढ़ाना 10 चाहता मिनट का टाइम हो के जिसमें आप वो हो के इसमें इसके बाद अपलोड नहीं हूँ होगा जमशेद। जी। अल्लाह करेगा, सब ठीक हो जाएगा, बस अब पेपर की तैयारी करो। एक चीज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। यस सर सर। मुझे एक बात तो बताओ, बड़ा अफसोस हुआ मुझे